इंसान इस होंगवेंग वर्ल्ड में आए पूरे 60 साल बिता चुका था। शुरुआत में मुझे लगा था कि सिस्टम मुझे कोई जबरदस्त कल्टीवेशन टेक्निक देगा, मैं पावर बढ़ाऊंगा और दुनिया में नाम करूंगा। पर 60 साल तक सिस्टम ने मुझसे बस मछलियां पालवाई, पक्षी घुमवाए, खेती करवाई, लकड़ियां कटवाई और ऊपर से शतरंज, कैलीग्राफी और पेंटिंग जैसी चीजें सिखाता रहा। इन सब चीजों में मेरी स्किल सच में टॉप लेवल तक पहुंच गई थी। हाथ में आते ही धुन अपने आप निकलती थी, ब्रश उठाते ही पेंटिंग जिंदा लगती थी और खेती में भी मैं किसी एक्सपर्ट से कम नहीं था। बस प्रॉब्लम एक ही थी, सिस्टम ने मुझे कल्टीवेशन का असली रास्ता कभी सिखाया ही नहीं। मैंने गुस्से में सिस्टम को खूब सुनाया, इतने सालों तक मुझे यहाँ रोक कर रखा, फिर मेरी पत्नी ल्यू रुयन को भी अपने साथ लेकर गायब हो गया। जाते जाते सिस्टम ने ये भी कहा था कि ल्यू रुयन में ग्रेट एम्परर बनने की काबिलियत है, इसलिए वो उसे इस होंगवेंग कॉन्टिनेंट से दूर ले जा रहा है। अब मेरे पास इस शांत आंगन के अलावा कुछ नहीं बचा था। मैं चेयर पर लेटा हुआ यही सोच रहा था कि आज शायद मेरा वो नालायक बेटा वापस आएगा जो 20 साल पहले बाहर दुनिया देखने निकला था। इतने साल हो गए थे और अब उसके घर लौटने का समय आ चुका था। उधर हेवनली कोर्ट में जेड एम्परर अपने दरबार में बैठा था। फेंक्शन काउंटी के लोगों ने पूजा के लिए ऑफरिंग्स चढ़ाए थे। सामने फ्रूट्स, इंसेंस, मीट और वाइन रखी हुई थी, लेकिन जेड एम्परर के चेहरे पर कोई खास खुशी नहीं थी। उसे ये सब बहुत सिंपल और ऑर्डिनरी लग रहा था। वो ऊपर से सब देखता है और कहता है कि मॉर्टल लोगों की ऑफरिंग्स भले ही साधारण है, लेकिन अगर श्रद्धा से दी गई है तो वो उन्हें स्वीकार कर सकता है। पर तभी सीन पलटता है। कुछ मुर्गियां ऑल्टर पर चढ़ी ऑफरिंग्स को नोचने लगती है। एक तरफ फ्रूट गिर रहे थे, दूसरी तरफ पूजा की चीजें बिखर रही थी। जेड एम्परर का चेहरा तुरंत गुस्से से लाल हो जाता है। उसे लगता है कि ये फेंक्शन काउंटी वाले उसका अपमान कर रहे हैं। वो गुस्से में मुट्ठी भींचकर बोलता है कि ये लोग क्या बगावत करना चाहते हैं। उसके गुस्से में बारिश का फैसला भी बदल जाता है। पहले फेंक्शन काउंटी में बारिश होने वाली थी, लेकिन अब जेड एम्परर अजीब शर्तें रख देता है। वो कहता है कि जब तक कुछ इम्पॉसिबल जैसी कंडीशंस पूरी नहीं होंगी तब तक यहाँ बारिश नहीं होगी। ताइबाई जिंग सिंह उसके पास खड़ा होकर बात संभालने की कोशिश करता है। वो शांत आवाज में कहता है कि मॉर्टल लोग नेचुरली हेवनली पैलेस जैसे नहीं हो सकते, लेकिन जेड एम्परर का ईगो हर्ट हो चुका था। वो खुद नीचे जाकर फेंक्शन काउंटी देखने का फैसला कर लेता है। दोनों क्लाउड्स पर खड़े होकर मॉर्टल वर्ल्ड में उतरते हैं। जैसे ही वे नीचे आते हैं, जेड एम्परर आसपास की गंदी और साधारण हालत देखकर नाक सिकोड़ लेता है। रास्ते में मिट्टी थी, छोटे छोटे घर थे और एक सुअर तक कीचड़ में पड़ा था। जेड एम्परर को ये जगह हेवनली पैलेस के मुकाबले बहुत ही खराब लगती है। ताइबाई जिंग सिंह उसे समझाता है कि मॉर्टल वर्ल्ड ऐसा ही होता है, इसे लिंगजियाओ पैलेस से कंपेयर नहीं किया जा सकता। जेड एम्परर थोड़ा शांत होता है, लेकिन तभी उसकी नजर मेरे कोर्टयार्ड पर पड़ती है। बाहर से वो जगह सिंपल थी पर साफ सुथरी और शांत दिख रही थी। वो कहता है कि ये छोटा सा आंगन बाकी जगहों से थोड़ा अलग लग रहा है, चलो अंदर देखते हैं। इधर मैं अपने आंगन में बैठा था, मन में बस एक ही बात चल रही थी कि मेरा बेटा आखिर कब लौटेगा। तभी मुझे दरवाजे पर किसी के आने का एहसास होता है। मैं आंखें खोलकर सामने देखता हूँ। मेरे सामने दो लोग खड़े थे। एक काले सुनहरे रॉयल कपड़ों में था, उसके सिर पर एम्परर वाला क्राउन था। दूसरा सफेद कपड़ों में लंबी सफेद दाढ़ी वाला बूढ़ा था। जैसे ही मैं उस रॉयल आदमी का चेहरा देखता हूँ, मेरी नजर उसकी आंख, नाक और एक्सप्रेशन पर अटक जाती है। मुझे साफ लगता है कि ये मेरा वही बेटा है, बस बाहर जाकर थोड़ा ज्यादा रॉयल स्टाइल पकड़ आया है। मैं तुरंत चेयर से उठता हूँ और खुशी में उसके पास जाकर उसके हाथ पकड़ लेता हूँ। मैं उससे कहता हूँ, अरे तू सच में वापस आ गया, इतने साल बाहर घूमकर अब घर की याद आई। जेड एम्परर ये सुनकर वही जम जाता है। उसके चेहरे पर शौक साफ दिख रहा था। वो ताइबाई जिंग सिंह की तरफ ऐसे देखता है जैसे पूछ रहा हो, ये मॉर्टल मुझे अपना बेटा क्यों बोल रहा है। ताइबाई जिंग सिंह पहले तो चुप रहता है, फिर हल्की हंसी रोकने की कोशिश करता है। जेड एम्परर उसकी तरफ गुस्से से देखता है। उसके लिए ये बहुत बड़ा अपमान था। हेवनली कोर्ट का रूलर और कोई मॉर्टल उसे बेटा बोल रहा था। मैं जेड एम्परर को ऊपर से नीचे तक देखता हूँ। उसके कपड़े, क्राउन और एटीट्यूड देखकर मुझे लगता है कि ये बाहर जाकर खुद को एम्परर समझने लगा है। मैं तुरंत गुस्से में उसका कान पकड़ लेता हूँ। जेड एम्परर का चेहरा उसी पल बदल जाता है। वो खुद को छुड़ाने की कोशिश करता है, लेकिन मेरी पकड़ से उसका कान हिल भी नहीं पाता। उसके माथे पर पसीना आ जाता है। उसे समझ नहीं आता कि एक नॉर्मल दिखने वाला इंसान उसे इस तरह कैसे पकड़ सकता है। मैं उसे डांटते हुए कहता हूँ कि घर लौटकर बाप को प्रणाम तक नहीं किया, बाहर जाकर खुद को एम्परर समझने लगा क्या। जेड एम्परर अंदर ही अंदर आगब बुला हो रहा था। वो खुद को 3 रियल्म्स का रूलर समझता था और यहाँ मैं उसका कान पकड़कर उसे बच्चे की तरह डांट रहा था। ताइबाई जिंग सिंह ये सब
देखकर तुरंत भड़क जाता है। ताइबाई जिंगसिंग अपना स्टाफ उठाता है और मुझे रोकने के लिए आगे बढ़ता है। उसके चेहरे पर गुस्सा साफ था। उसे लग रहा था कि मैंने जेड एम्परर की डिवाइन मैजेस्टी को इंसल्ट कर दिया है। लेकिन जैसे ही वो हमला करने आता है, मैं बिना सोचे उसे एक झटके में दूर उछाल देता हूँ। ताइबाई जिंगसिंग सीधे जमीन में गिरता है और उसके गिरते ही वहाँ बड़ा गड्ढा बन जाता है। धूल उड़ती है, जमीन टूटती है और बूढ़ा ताइबाई जिंगसिंग खुद भी समझ नहीं पाता कि अभी उसके साथ हुआ क्या। जेड एम्परर की आंखें फैल जाती है। वो जानता था कि ताइबाई जिंगसिंग कोई कमजोर देवता नहीं है। हेवनली कोर्ट में उसकी भी अच्छी खासी पावर है, लेकिन मेरे सामने वो ऐसे उड़ गया जैसे कोई सूखी पत्ती हो। अब जेड एम्परर की अकड़ धीरे धीरे डर में बदलने लगती है। मैं अभी भी उसका कान पकड़े खड़ा था। वो बाहर से खुद को स्ट्रॉन्ग दिखाने की कोशिश करता है, लेकिन अंदर से उसकी कैलकुलेशन चालू हो चुकी थी। वो सोचता है कि ये इंसान मॉर्टल नहीं हो सकता, शायद कोई हिडन एक्सपर्ट है, शायद ऐसा सेंट लेवल का एग्जिस्टेंस जो अपनी ऑरा तक छुपा सकता है, वरना कोई उसे और ताइबाई जिंगसिंग को इस तरह कैसे दबा सकता है। मैं उसे फिर डांटता हूँ। वो दर्द से चेहरा सिकोड़ता है और आखिर ईगो नीचे रखकर बोल देता है, फादर मैं गलत था। उसके मुंह से ये सुनते ही मैं थोड़ा शांत हो जाता हूँ। मुझे लगता है चलो कम से कम गलती मानना तो सीखा। मैं उसका कान छोड़ देता हूँ। जेड एम्परर बाहर से मुस्कुराने की कोशिश करता है, लेकिन उसके चेहरे पर अपमान साफ दिख रहा था। वो अंदर ही अंदर कसम खा रहा था कि मौका मिला तो इस हिसाब को जरूर बराबर करेगा, पर अभी वो कुछ कर नहीं सकता था। उधर ताइबाई जिंगसिंग गड्ढे में बैठा कांप रहा था। उसने अपनी आंखों से जेड एम्परर को किसी मॉडल के सामने फादर बोलते हुए देखा था। अब उसे डर लग रहा था कि कहीं इस बात का गवाह बनने की वजह से उसकी जान ही न चली जाए। तभी मेरे आंगन में मेरा काला कुत्ता आ जाता है। वो भौंकते हुए आगे आता है, जैसे घर में आए अजनबियों को वार्निंग दे रहा हो। मैं उसे देखता हूँ और कहता हूँ, एक्सायो हे चुप, ये मेहमान है। मेरे लिए एक्सायो हे बस घर का कुत्ता था, लेकिन जेड एम्परर और ताइबाई जिंगसिंग उसे देखते ही सन रह जाते हैं। उनकी नजर में वो कोई नॉर्मल डॉग नहीं था, उसके अंदर एंसेस्ट्रल किलिन की ऑरा छुपी हुई थी। ताइबाई जिंगसिंग तो ऑलमोस्ट डर जाता है। वो सोचता है कि एंसेस्ट्रल किलिन तो ड्रैगना कैटास्ट्रोफी के समय खत्म हो चुका था, फिर ये यहाँ एक काले कुत्ते की तरह कैसे खड़ा है। मैं एक्सायो हे के सिर पर हाथ फेरता हूँ और उसे प्यार से शांत करता हूँ। एक्सायो हे भी ओबीडियंट बच्चे की तरह मेरी बात मान लेता है। ये देखकर जेड एम्परर की सोच और उलझ जाती है। जो एंसेस्ट्रल किलिन होंगवेंग के शुरुआती पावरफुल बीइंग्स में से था, वो मेरे घर में कुत्ते की तरह रह रहा था। जेड एम्परर अब समझ जाता है कि यहाँ कुछ बहुत बड़ा छुपा है। वो बाहर से शांत रहता है, लेकिन उसके दिमाग में सिर्फ एक ही सवाल घूम रहा था, मैं आखिर हूँ कौन। मैं उन दोनों को अंदर बैठने के लिए कहता हूँ। मेरे हिसाब से मेरा बेटा इतने सालों बाद लौटा था, तो उसे बाहर खड़ा रखना ठीक नहीं था। मैं मुस्कुराकर कहता हूँ कि पहले आंगन में बैठो, फिर आराम से बताना कि 20 साल बाहर क्या क्या किया। जेड एम्परर तुरंत मना नहीं करता। वो समझ चुका था कि अभी मेरा साथ देना ही सेफ है। ताइबाई जिंगसिंग भी चुपचाप उसके पीछे चल देता है। दोनों के चेहरे पर टेंशन थी, पर मेरे सामने वे नॉर्मल बिहेव करने की कोशिश कर रहे थे। आंगन में बैठते ही जेड एम्परर फिर चारों तरफ नजर घुमाता है। बाहर से सब कुछ सिंपल था, एक छोटा सा कोर्टयार्ड, बैम्बू, पानी की धारा, पत्थर की मेज और शांत हवा। लेकिन अजीब बात ये थी कि इतना पावरफुल माहौल होते हुए भी यहाँ कोई क्लियर इमोर्टल एनर्जी महसूस नहीं हो रही थी। इसी वजह से जेड एम्परर और ज्यादा कंफ्यूज हो जाता है। अगर मैं नॉर्मल मॉर्टल हूँ तो मेरे पास एंसेस्ट्रल किलिन क्यों है, और अगर मैं सुप्रीम एक्सपर्ट हूँ तो मेरी ऑरा इतनी परफेक्टली हिडन कैसे है। मैं किचन से खाना लेकर आता हूँ, मेज पर मीट डिश, वेजिटेबल्स और चाय रखता हूँ। मैं देखता हूँ कि दोनों बस बैठे हुए हैं, कुछ खा नहीं रहे। मुझे लगता है शायद ये मेरे बनाए खाने को पसंद नहीं कर रहे। मैं उन्हें देखता हूँ और कहता हूँ कि क्या इतने साल बाहर रहकर अब घर का खाना भी पसंद नहीं रहा। जेड एम्परर तुरंत संभलता है। उसे लगता है कि सिचुएशन को थोड़ा सॉफ्ट करना पड़ेगा। वो अपनी तरफ से एक सुंदर बॉटल निकालता है और कहता है कि ये कायोंगजियांग युए है, हेवनली कोर्ट की खास ड्रिंक। वो गर्व से बताता है कि इस तरह की ड्रिंक आमतौर पर पंताओ फीस्ट जैसे बड़े मौके पर ही मिलती है, वो भी बहुत थोड़ी क्वांटिटी में। उसके हिसाब से ये सबसे रेयर और प्रेशियस चीजों में से एक थी। मैं उसका दिया हुआ ड्रिंक चखता हूँ। टेस्ट ठीक था, लेकिन मुझे उसमें कुछ खास महसूस नहीं होता। मैं कैजुअली कह देता हूँ कि ठीक है, पर इतना भी अमेजिंग नहीं। जेड एम्परर का चेहरा थोड़ा अटक जाता है। उसके लिए ये प्राइसलेस हेवनली वाइन थी और मेरे लिए बस ऑर्डिनरी ड्रिंक जैसी। मैं बिना ज्यादा रिएक्शन दिए अपनी टी निकालता हूँ। मैं कप भरकर उसकी तरफ बढ़ाता हूँ और कहता हूँ, चलो अब मेरी चाय टेस्ट करो। जेड एम्परर पहले कप को नॉर्मल टी समझकर उठाता है।
उसके चेहरे पर अभी भी थोड़ा सुपीरियोरिटी वाला एक्सप्रेशन था। शायद वो सोच रहा था कि मॉर्टल वर्ल्ड की टी उसके कायोंगजांग युए के सामने क्या ही होगी। लेकिन जैसे ही वो पहला घूंट पीता है, उसका पूरा एक्सप्रेशन बदल जाता है। उसके शरीर के चारों तरफ गोल्डन ऑरा घूमने लगता है। ड्रैगन जैसी एनर्जी उसके आसपास बनने लगती है और उसकी आंखें शौक से खुल जाती है। उसकी कल्टीवेशन, जो ना जाने कितने सालों से अटकी हुई थी, अचानक मूव करने लगती है। वो महसूस करता है कि उसके अंदर की बॉटलनेक लूजन हो रही है। बस एक कप टी से उसकी पाँव में मूवमेंट आने लगता है। जेड एम्परर कप के अंदर देखता है और उसकी सांस अटक जाती है। उस टी में लॉ फ्रैगमेंट्स चमक रहे थे। छोटे छोटे गोल्डन पीसेस ऐसे तैर रहे थे जैसे कोई महान दांव का हिस्सा उस कप में घुला हो। अब उसका एटीट्यूड पूरी तरह बदल जाता है। वो एक्साइटमेंट में बोल उठता है कि ये टी सच में अमेजिंग है। वो मान लेता है कि ये हेवन और अर्थ की सबसे अच्छी टी है। मैं उसे देखकर बस नॉर्मल तरीके से मुस्कुरा देता हूँ, जैसे ये मेरे लिए रोज की बात हो। मुझे नहीं पता था कि मेरे घर की ऑर्डिनरी टी उनके लिए ऐसी ट्रेजर बन जाएगी। ताई बाई जिंगसिंग भी कप उठाकर टी पीता है। जैसे ही टी उसके गले से उतरती है, उसका चेहरा भी बदल जाता है। वो समझ जाता है कि ये कोई सिंपल ड्रिंक नहीं है। इसमें इतने पावरफुल दाओ लॉ फ्रैगमेंट्स है कि हेवनली कोर्ट में भी ऐसी चीज आसानी से नहीं मिल सकती। जेड एम्परर कप को हाथ में पकड़े अभी भी शौक में था। कुछ देर पहले तक वो मुझे पनिश करने आया था और अब मेरे आंगन में बैठकर मेरी टी पीते हुए अपनी कल्टीवेशन ब्रेक थ्रू महसूस कर रहा। ताई बाई जिंगसिंग मेरी चाय पीते ही वही बैठे बैठे चमकने लगता है। उसके शरीर से सफेद ऑरा उठता है, आंखों में गोल्डन लाइट आ जाती है और वो दोनों मुट्ठियां भींचकर कांपने लगता है। उसे खुद यकीन नहीं होता कि एक कप टी ने उसे लगातार 3 रियल्म ऊपर पहुंचा दिया। वो खुशी में लगभग चिल्ला उठता है कि इतने हजारों सालों के बाद आखिर वो डा लुओ गोल्डन इमॉर्टल बन गया। अभी कुछ देर पहले वो मेरे सामने डर के मारे संभल कर बैठा था, लेकिन अब उसके चेहरे पर एक्साइटमेंट साफ दिख रहा था। फिर वो तुरंत मेरे सामने झुककर हाथ जोड़ता है और मुझे धन्यवाद देने लगता है। वो इतने रिस्पेक्ट से बात कर रहा था जैसे मैंने उसे कोई अनमोल ट्रेजर दे दिया हो। मेरे लिए ये सब थोड़ा ज्यादा ही था, क्योंकि मैंने तो बस चाय दी थी। मैं उसे सीधा बोल देता हूँ, चाय पीनी है तो चाय पियो, ये खाली फॉर्मल बातें मत करो। वो तुरंत सिर झुकाकर मान जाता है, लेकिन उसके मन में अभी भी मेरी चाय का शौक चल रहा था। ताई बाई जिंगसिंग सोचता है कि पूरे होंगवे में हेवनली दाव के सिर्फ 3000 लॉज है, लेकिन मेरी इस चाय में ग्रेट दाव लॉ का एक छोटा सा हिस्सा था। उसके हिसाब से ऐसी चीज तो होंगजन जैसे अस्तित्व को भी आसानी से नहीं मिल सकती। वो मन ही मन सोचता है कि ऐसी चाय के बदले अगर 100 बार सिर झुकाना पड़े तो भी कम है। फिर उसकी नजर मेज पर रखे खाने पर जाती है। चाय इतनी जबरदस्त निकली थी तो अब उसे लग रहा था कि ये खाना भी साधारण नहीं हो सकता। मैं उन दोनों को देखता हूँ और आराम से कहता हूँ, चाय के साथ खाना भी खाओ। जेड एम्परर पहले थोड़ा संभल कर बैठा रहता है। उसकी एम्परर वाली अकड़ अभी पूरी तरह गई नहीं थी, लेकिन चाय के बाद वो खुद भी क्यूरियस हो चुका था। जेड एम्परर सबसे पहले चॉपस्टिक्स उठाता है और प्लेट में रखे मीट की तरफ हाथ बढ़ाता है। जैसे ही वो मीट को उठाकर ध्यान से देखता है, उसका चेहरा तुरंत बदल जाता है। वो अभी खाता भी नहीं, उससे पहले ही उसे उस मीट के अंदर छुपी टेरिफाइंग ओरिजिन का एहसास हो जाता है। उसके मन में गोल्डन क्लाउड्स के बीच एक प्योर ब्लड ट्रू ड्रैगन की इमेज उभरती है। वो शॉक्ड रह जाता है, क्योंकि उसके हिसाब से ऐसी प्योर ब्लड ड्रैगन रेस तो कई हजार साल पहले लगभग गायब हो चुकी थी और अब उसी ड्रैगन का मीट मेरी मेज पर डिश बनकर रखा था। जेड एम्परर चॉपस्टिक्स पकड़े पकड़े वही अटक जाता है। वो मीट को देख रहा था, लेकिन खाने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। मैं उसे देखकर बोलता हूँ, अगर खाना नहीं है तो ऐसे घूर क्यों रहे हो? मेरी बात सुनकर वो खुद को संभालता है और आखिर मीट खा लेता है। जैसे ही पहला बाइट उसके अंदर जाता है, उसके शरीर के चारों तरफ गोल्डन लाइट घूमने लगती है। अब उसे समझ आता है कि इस मीट में सिर्फ ड्रैगन की पावर ही नहीं, ग्रेट दाओ लॉ फ्रैगमेंट्स भी मौजूद है। जेड एम्परर के माथे पर पसीना आ जाता है। वो सोच भी नहीं पा रहा था कि ऐसी चीज किसी साधारण घर की डाइनिंग टेबल पर कैसे हो सकती है। उसके लिए ये डिश किसी हेवनली ट्रेजर से कम नहीं थी। अब ताई बाई जिंगसिंग भी रुक नहीं पाता। वो जल्दी से चॉपस्टिक्स उठाता है और मीट खाना शुरू करता है। पहले बाइट के बाद ही उसका चेहरा बदल जाता है। फिर वो खुद पर कंट्रोल खोकर मजे से खाने लगता है। थोड़ी ही देर में उसकी दाढ़ी और मुंह पर सॉस लग जाता है। वो एकदम बच्चे की तरह खुश होकर खा रहा था। उसकी आंखों में वही चमक थी जैसे उसे जिंदगी की सबसे कीमती चीज मिल गई हो। मैं दोनों को ऐसे खाते हुए देखता हूँ और मन ही मन मुस्कुरा देता हूँ। मुझे याद आता है कि सिस्टम ने मेरी कुकिंग स्किल को भी मैक्स लेवल से ऊपर पहुंचा दिया था। उस समय मुझे ये सब बेकार लगता था, लेकिन आज ये दोनों मेरी नॉर्मल कुकिंग को ट्रेजर की तरह खा रहे थे। मैं
सोचता हूँ कि इस होंगवेंग में शायद सच में मुझसे बेहतर शेफ कोई नहीं होगा, लेकिन जैसे ही मैं खुद खाने के लिए हाथ बढ़ाता हूँ, मेरी नजर प्लेट्स पर जाती है। पूरी मेज लगभग साफ हो चुकी थी। मैं हैरान होकर बोलता हूँ, अरे मैं तो अभी खाया भी नहीं। जेड एम्परर तुरंत ऑकवर्ड हो जाता है और माफी मांगता है। ताई बाई जिंगसिंग भी चुप बैठ जाता है, जैसे गलती करते पकड़ा गया हो। खाने के बाद फेंगशन काउंटी की बात छिड़ती है। जेड एम्परर अब भी अपने पुराने फैसले को सही दिखाने की कोशिश करता है। वो कहता है कि फेंगशन काउंटी के मॉर्टल लोगों ने पहले जेड एम्परर का अपमान किया था, इसलिए पनिशमेंट मिलना गलत नहीं था। मैं उसकी बात सुनकर तुरंत सवाल करता हूँ, अगर फेंगशन काउंटी के लॉर्ड ने बारिश के लिए जेड एम्परर से प्रार्थना की थी, हजारों गायब क्रिया चढ़ाई थी और खुद इतनी दूर जाकर पूजा की थी, तो वो जानबूझकर इंसल्ट क्यों करेगा? मेरी बात सुनकर जेड एम्परर का चेहरा सीरियस हो जाता है। उसे भी अब लगने लगता है कि बात उतनी सिंपल नहीं है जितनी ऊपर से दिख रही थी। वो सोचता है कि अगर फेंगशन काउंटी सच में इतना सिंसियर था, तो फिर बीच में गड़बड़ किसने की? मैं साफ बोल देता हूँ कि ये काम उन बॉल्ड मंक्स यानी वेस्टर्न सेक्ट वालों के अलावा और कौन कर सकता है? जेड एम्परर चुप हो जाता है, क्योंकि ये बात सीधी उसके मन में घुस जाती है। फिर मैं जेड एम्परर को बेवकूफ कहते हुए बताता हूँ कि वो दाओइज्म और जीएस सेक्ट की पावर को दबा रहा है और उल्टा होंगजन और वेस्टर्न सेक्ट के हिसाब से चल रहा है। ऐसा चलता रहा तो हेवनली कोर्ट को भारी नुकसान होगा। जेड एम्परर के चेहरे पर पसीना आने लगता है, क्योंकि जिसे मैं सामने बैठकर बेवकूफ बोल रहा था, वो असल में वही खुद था, लेकिन अपनी आइडेंटिटी छुपाने के चक्कर में वो बस चुपचाप सुन रहा था। मैं आगे कहता हूँ कि अगर यही हाल रहा तो होंगवेंग की ग्रेट लक धीरे धीरे वेस्टर्न सेक्ट के पास चली जाएगी। फिर अंत में जेड एम्परर पूरे होंगवेंग वर्ल्ड का पाप अपने सिर पर लेकर हिस्ट्री का सिनर बन जाएगा। ये सुनते ही जेड एम्परर अंदर से हिल जाता है। वो पूछता है कि क्या ये सब हेवनली दाव ने पहले से तय कर रखा है? मैं उसे साफ कर देता हूँ कि ये फिक्स डेस्टिनी नहीं, लक का खेल है। चीजें बदली जा सकती है। जेड एम्परर अब पूछता है कि वर्ल्ड की पोजीशन अपग्रेड करने का मतलब क्या होता है? मैं उसे बताता हूँ कि असली हेवनली एम्परर सिर्फ थ्रोन पर बैठने वाला रूलर नहीं होता। असली हेवनली एम्परर तो ग्रेट दाव का लॉर्ड होता है। मैं कहता हूँ कि ऐसे हेवनली एम्परर के नीचे 108 ग्रेट दाव सेंस तक कमांड में होते हैं। ये सुनते ही जेड एम्परर और ताई बाई जिंगसिंग दोनों के चेहरे बदल जाते हैं। उनके लिए ये लेवल इमेजिनेशन से भी ऊपर था। जेड एम्परर फिर पूछता है कि होंगवेंग वर्ल्ड को अपग्रेड कैसे किया जा सकता है? मैं कैजुअली बोलता हूँ कि ये तो बहुत आसान है। पहली बात, जर्नी टू दी वेस्ट कैलेमिटी को रोकना होगा। फिर मैं दूसरी कंडीशन बताता हूँ, 108 परफेक्ट हुनियोम वुजीडा लुओ गोल्डन इमॉर्टल्स इकट्ठे करने होंगे। दोनों फिर शॉक में चले जाते हैं। उनके लिए हुनियुन वुजीडा लुओ गोल्डन इमॉर्टल नाम ही बहुत बड़ा था और मैं सीधे 108 की बात कर रहा था। इसके बाद मैं तीसरी कंडीशन बोलता हूँ, होंगजन को खत्म करना होगा। अब जेड एम्परर पूरी तरह सन्न रह जाता है। उसके मन में सीधा यही आता है कि होंगजन की एक बाल बराबर भी डैमेज करना मुश्किल है और मैं उसे मारने की बात इतने आराम से कर रहा हूँ। जेड एम्परर सोचता है कि दूसरी कंडीशन तो दूर की बात है, पहली और तीसरी ही इम्पॉसिबल लग रही है। हुनियुन वुजीडा लुओ गोल्डन इमॉर्टल तो सेंट्स से भी ऊपर का रियल्म है। ऐसे एग्जिस्टेंस को ढूंढना भी आसान नहीं, इकट्ठा करना तो बहुत दूर की बात है। मैं उसे ज्यादा सोचने नहीं पूछता है कि होंगवेंग वर्ल्ड को अपग्रेड कैसे किया जा सकता है। मैं कैजुअली बोलता हूँ कि ये तो बहुत आसान है। पहली बात, जर्नी टू दी वेस्ट कैलेमिटी को रोकना होगा। फिर मैं दूसरी कंडीशन बताता हूँ, 108 परफेक्ट हुनियोम वुजीडा लुओ गोल्डन इमॉर्टल्स इकट्ठे करने होंगे। दोनों फिर शॉक में चले जाते हैं। उनके लिए हुनियुन वुजीडा लुओ गोल्डन इमॉर्टल नाम ही बहुत बड़ा था और मैं सीधे 108 की बात कर रहा था। इसके बाद मैं तीसरी कंडीशन बोलता हूँ, होंगजन को खत्म करना होगा। अब जेड एम्परर पूरी तरह सन्न रह जाता है। उसके मन में सीधा यही आता है कि होंगजन की एक बाल बराबर भी डैमेज करना मुश्किल है और मैं उसे मारने की बात इतने आराम से कर रहा हूँ। जेड एम्परर सोचता है कि दूसरी कंडीशन तो दूर की बात है, पहली और तीसरी ही इम्पॉसिबल लग रही है। हुनियुन वुजीडा लुओ गोल्डन इमॉर्टल तो सेंट्स से भी ऊपर का रियल्म है। ऐसे एग्जिस्टेंस को ढूंढना भी आसान नहीं, इकट्ठा करना तो बहुत दूर की बात है। मैं उसे ज्यादा सोचने नहीं देता और बोलता हूँ कि आम लोग हमेशा इन बड़ी बड़ी कैलेमिटीज में पिसते हैं। इतना समझ लो कि आगे जो होने वाला है उसमें बहुत सोच समझ कर चलना पड़ेगा। जेड एम्परर बाहर से सिर हिलाता है, लेकिन अंदर से उसने तय कर लिया था कि मेरे सामने ज्यादा बोलना सेफ नहीं है। वो समझ चुका था कि मेरा टेम्परमेंट भी सिंपल नहीं है और मैं खुद को मॉडल बताकर अपनी असली आइडेंटिटी छुपाए हुए हूँ। तभी मुझे उसकी फैमिली की बात याद आती है। मैं पूछता हूँ कि अभी तुमने कहा था तुम्हारी बेटियां हैं? जेड एम्परर तुरंत जवाब देता है कि हाँ, उसकी 7 बेटियां
किया है। मैं खुश होकर कहता हूँ कि ये तो अच्छी बात है, कभी अपनी वाइफ और बेटियों को भी घर लेकर आना। इतने साल बाद बेटा आया है तो बहू और पोतियों को भी देखना चाहिए। जेड एम्परर तुरंत मान जाता है। वो कहता है कि कोई प्रॉब्लम नहीं, वो उन्हें लेकर आएगा। मैं भी कहता हूँ तुम लोगों की मर्जी, और बात वही खत्म कर देता हूँ। जेड एम्परर और ताई बाई जिंगसिंग जाने लगते हैं। बाहर निकलते समय जेड एम्परर की नजर मेरे काले कुत्ते एक्साइयो हेई पर पड़ती है। एक्साइयो हेई कोर्टयार्ड में आराम से लेटा था, जैसे घर का साधारण डॉग हो। लेकिन जेड एम्परर अब जानता था कि ये कोई नॉर्मल डॉग नहीं। वो मेरे बारे में और जानना चाहता था, इसलिए एक्साइयो हेई के पास रुक जाता है। तभी एक्साइयो हेई अपनी आंखें खोलकर उससे इंसान की तरह बात करता है। एक्साइयो हेई कहता है कि मास्टर की बातें हमेशा भरोसे के लायक होती है, बाकी बातें समय आने पर खुद समझ आ जाएंगी। जेड एम्परर उसे बोलते देखकर फिर हैरान हो जाता है, लेकिन अब उसके लिए ये कोर्टयार्ड में हर चीज पॉसिबल लगने लगी थी। जेड एम्परर पूछता है कि तुम इतने पावरफुल कैसे बने। उसे समझ नहीं आ रहा था कि एक कुत्ता हुनिंगुन वुजी डा लुओ गोल्डन इमॉर्टल जैसी स्टेज तक कैसे पहुंच सकता है। एक्साइयो हेई बहुत आराम से बताता है कि वह रोज 3 समय मेरे बचे हुए खाने खाता है। उन लेफ्ट ओवर्स में भी ग्रेट दाओ लॉ फ्रैगमेंट होते हैं। ऐसे ही दिन पर दिन जमा होते रहे और सोते सोते उसकी पावर बढ़ती गई। जेड एम्परर ये सुनकर अंदर से जल जाता है। जो चीज उसके लिए हेवनली ट्रेजर है, वही चीज एक्साइयो हे रोज लेफ्ट ओवर्स में खा रहा था। वो सोचता है कि अगर उसे भी रोज ऐसा खाना मिल जाए तो उसकी कल्टीवेशन भी कितनी तेज बढ़ सकती है। अगले ही सीन में जेड एम्परर पिग पेन के पास पहुंच जाता है। वहाँ कई सुअर मेरे घर के बचे हुए खाने में मुंह मार रहे थे। जेड एम्परर उन्हें देखकर गुस्से में भर जाता है। वो बोलता है कि तुम जैसे साधारण सुअर भी ऐसे ट्रेजर खाने के लायक हो। फिर वो उन्हें हटाने की कोशिश करता है और खुद पिग ट्रॉफ के पास झुक जाता है। ताई बाई जिंगसिंग पीछे खड़ा ये सब देखकर शॉक में था। 3 रियल्म्स का रूलर, हेवनली कोर्ट का एम्परर अब सुअरों के खाने वाले ट्रॉफ में ग्रेट दाव फ्रैगमेंट्स ढूंढ रहा था। जेड एम्परर लिटरली ट्रॉफ में मुंह डालकर लेफ्ट ओवर खाने लगता है। उसकी सारी इंपीरियल डिग्निटी उस वक्त गायब हो चुकी थी। उसके दिमाग में बस एक ही बात थी, ये लेफ्ट ओवर्स भी कल्टीवेशन ट्रेजर है। ताई बाई जिंगसिंग ये सीन देखकर भावुक हो जाता है। उसे समझ नहीं आता कि अपने एम्परर की ये हालत देखकर रोए या खुश हो, क्योंकि जेड एम्परर को सच में आज बहुत बड़ा चांस मिल गया था। लेफ्ट ओवर्स खाने के बाद जेड एम्परर का गुस्सा वेस्टर्न सेक्ट पर फूटता है। वो कहता है कि वेस्टर्न सेक्ट वालों ने उसके साथ चाल चली है। अब वो चुप नहीं बैठेगा। वो ताई बाई जिंगसिंग को तुरंत आदेश देता है कि उसके साथ हेवनली कोर्ट लौटे। अब उसे अपनी वाइफ और बेटियों को लेकर वापस मेरे घर आना था। इसके बाद सीन हेवनली कोर्ट में शिफ्ट होता है। जेड एम्परर अपने पैलेस में लौटता है। उसके चेहरे पर अजीब सी खुशी थी। क्वीन मदर थ्रोन पर बैठी हुई उसे देखती है और पूछती है कि आज आपकी स्माइल इतनी अलग क्यों है? क्या वेस्टर्न सेक्ट ने फाइनली आपको कोई कंसेशन दे दिया? जेड एम्परर हंसते हुए कहता है कि वेस्टर्न सेक्ट की बात छोड़ो, आज जो मिला है वो उससे कहीं बड़ा है। वो उसके पास जाकर धीरे से सारी बात कान में बताता है। क्वीन मदर पहले शॉक होती है, फिर जब जेड एम्परर बताता है कि वो हिडन एक्सपर्ट असल में हमारा फादर है और वो खुद को मॉडल बनाकर लाइफ एक्सपीरियंस कर रहा है, तो क्वीन मदर तुरंत सीरियस हो जाती है। वो कहती है कि ऐसे फादर को रिकॉग्नाइज करना ही होगा। जेड एम्परर कॉन्फिडेंट होकर बोलता है कि वो पहले से ही हमारा फादर है। फिर जेड एम्परर टैंग मंक की जर्नी का जिक्र करता है। वो बताता है कि टैंग मंक का ग्रुप जल्द ही लायन कैमल रिज तक पहुंचेगा। उससे पहले उन्हें मेरे पास जाना होगा। कुछ देर बाद जेड एम्परर अपनी वाइफ और 7 बेटियों को लेकर मेरे कोर्टयार्ड के बाहर पहुंचता है। वो सबको पहले ही समझा देता है कि उनके ग्रैंडफादर कोई ऑर्डिनरी आदमी नहीं बल्कि हिडन सुप्रीम एक्सपर्ट है। वो कहता है कि अभी ग्रैंडफादर मॉडल बनकर लाइफ एक्सपीरियंस कर रहे हैं, इसलिए कोई भी उनके सामने डिवाइन एटीट्यूड मत दिखाना। सारी बेटियां सिर झुकाकर कहती है कि उन्हें समझ आ गया। जेड एम्परर संतुष्ट होकर आगे बढ़ता है और डोर खोलकर अंदर आता है, लेकिन जैसे ही क्वीन मदर और 7 बेटियां कोर्टयार्ड में कदम रखती हैं, उनकी कल्टीवेशन अचानक गायब हो जाती है। क्वीन मदर का चेहरा तुरंत बदल जाता है। वो डर कर पूछती है कि उसकी कल्टीवेशन कैसे डिसअपियर हो गई। बेटियां भी घबरा जाती है। कोई अपने हाथों को देखती है, कोई माँ की तरफ देखती है और सबके चेहरे पर पैनिक साफ दिखता है। एक बेटी डरते हुए कहती है कि क्या सिर्फ कोर्टयार्ड में आते ही कल्टीवेशन छिन जाती है? दूसरी घबराकर पूछती है कि अब क्या होगा? जेड एम्परर तुरंत बात संभालता है। वो कहता है कि डरने की जरूरत नहीं, ये बस ग्रैंडफादर का डिवाइन एबिलिटी है। उसके चेहरे पर कॉन्फिडेंस दिखाने की कोशिश थी, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि फैमिली पैनिक करे। तभी मैं घर से बाहर आता हूँ। मेरे कंधे पर एक काला और सुनहरे निशान वाला बर्ड बैठा था। मुझे देखते ही क्वीन मदर तुरंत झुक जाती है और रिस्पेक्ट से
से कहती है कि आपकी डॉटर इन लॉ आपको प्रणाम करती है। सातों बेटियां भी साथ में झुककर कहती है कि आपकी ग्रैंड डॉटर्स आपको प्रणाम करती है। मैं उन्हें देखकर खुश हो जाता हूँ। मुझे लगता है मेरा बेटा सच में अपनी पूरी फैमिली लेकर आया है। मैं मुस्कुराकर कहता हूँ कि तुम लोग आ गए, थोड़ा रुको, फिर साथ में खाना खाते हैं। क्वीन मदर तुरंत कहती है कि आपको खुद हमारे लिए टी पोर करने की जरूरत नहीं। लेकिन तभी उसकी नजर मेरे कंधे पर बैठे बर्ड पर टिक जाती है। वो बर्ड अचानक उसकी तरफ तेज नजरों से देखता है। क्वीन मदर का चेहरा सफेद पड़ जाता है क्योंकि वो पहचान जाती है कि ये कोई ऑर्डिनरी बर्ड नहीं बल्कि गोल्डन क्रो है। उसके मन में पुराने समय की इमेज चमकती है। एक पावरफुल आर्चर आसमान की तरफ तीर चलाता है और सूरज जैसा गोल्डन बॉडी टूटता हुआ दिखता है। वो समझ जाती है कि गोल्डन क्रो कितनी टेरिफाइंग रेस है। गोल्डन क्रो भी उसे घूरते हुए जैसे कह रहा था कि उसने उसके सामने सीधे देखने की हिम्मत कैसे की। क्वीन मदर अंदर तक डर जाती है। मैं गोल्डन क्रो की तेज आवाज सुनकर उसे डांट देता हूँ। मैं कहता हूँ, इस फटी हुई आवाज में क्यों चिल्ला रहा है? क्वीन मदर मुझे देखती रह जाती है जिसे वो एंशिएंट टेरिफाइंग एग्जिस्टेंस समझ रही थी। मैं उसे ऐसे डांट रहा था जैसे घर का शोर मचाने वाला पक्षी हो। मैं क्वीन मदर को काम करते हुए कहता हूँ, बहू डरने की जरूरत नहीं। फिर मैं उस गोल्डन क्रो को आराम से पकड़कर पिंजरे में रख देता हूँ। ये देखकर क्वीन मदर और बाकी सबकी हालत और भी खराब हो जाती है। जिस गोल्डन क्रो को देखकर बड़े बड़े गॉड्स डर जाएं, वो मेरे हाथों एक पालतू बर्ड की तरह केज में चला गया। हमने देखा था क्वीन मदर को पता चलता है कि मेरे कंधे पर बैठा हुआ बर्ड कोई नॉर्मल बर्ड नहीं बल्कि गोल्डन क्रो है। लेकिन मैं उसे ऐसे डांटकर केज में बंद कर देता हूँ जैसे वो बस मेरा पालतू पक्षी हो। अब आगे देखते हैं। क्वीन मदर अभी भी मेरे कोर्टयार्ड को देखकर अंदर ही अंदर कांप रही थी। तभी एक प्रिंसेस खुश होकर कहती है कि इतना पावरफुल गोल्डन क्रो भी ग्रैंडपा के केज में ओबीडियंट होकर बैठा है। ग्रैंडपा सच में बहुत स्ट्रांग है। लेकिन क्वीन मदर उसकी बात सुनते ही सीरियस हो जाती है। वो बाकी बेटियों को बताती है कि ये कोई नॉर्मल पक्षी नहीं है, ये वही 9 गोल्डन क्रोज है जिन्हें पुराने समय में हो यी ने गिराया था। इतनी टेरिफाइंग रेस अब मेरे कोर्टयार्ड में पालतू बर्ड्स की तरह उड़ रही थी। सातों प्रिंसेसेस ये सुनकर हैरान हो जाती है। उनके लिए ये बात बहुत बड़ी थी। जो गोल्डन क्रोज कभी आसमान में सूरज की तरह चमकते थे, वो अब मेरे घर की छत और पेड़ों पर ऐसे बैठे थे जैसे नॉर्मल चिड़िया हो। क्वीन मदर फिर भी खुद को शांत दिखाने की कोशिश करती है। वो सोचती है कि अगर मेरे सामने डर दिखा दिया तो अच्छा इंप्रेशन नहीं पड़ेगा। लेकिन अंदर से वो समझ चुकी थी कि इस कोर्टयार्ड में हर चीज उसकी इमेजिनेशन से कहीं ज्यादा खतरनाक है। तभी मैं किचन से खाना लेकर बाहर आता हूँ। मैंने सबके लिए पूरा टेबल भर दिया था। मीट, फिश, वेजिटेबल्स, सूप और कई तरह की डिशेस रखी थी। मेरे लिए ये बस घर का नॉर्मल खाना था। लेकिन क्वीन मदर जैसे ही टेबल को देखती है, उसका एक्सप्रेशन बदल जाता है। वो तुरंत समझ जाती है कि ये डिशेस सिंपल नहीं है। हर प्लेट से ऐसी एनर्जी निकल रही थी जैसे एक बाइट से भी किसी की कल्टीवेशन आगे बढ़ सकती है। वो मन ही मन सोचती है कि ये तो ऐसा ट्रेजर है जिसे एक माउथफुल खाकर भी ब्रेक थ्रू मिल सकता है। तभी एक्सायो हेट टेबल के पास आ जाता है। वो फिश की तरफ देखकर खाने की कोशिश करता है। मैं उसे तुरंत डांट देता हूँ और कहता हूँ कि यहाँ नहीं, अपने डॉग बॉल में जाकर खा। एक्सायो हेट तुरंत ओबीडियंट होकर नीचे चला जाता है। वो सच में डॉग बॉल के पास बैठकर खाना खाने लगता है। क्वीन मदर और प्रिंसेसेस ये देखकर और ज्यादा शॉक हो जाती है क्योंकि उनके सामने एंसेस्ट्रल किलिन को डॉग की तरह ट्रीट किया जा रहा था। इसी बीच गोल्डन क्रोज भी नीचे आ जाते हैं। मैं उनके लिए जमीन पर राइस डाल देता हूँ और वे सभी बर्ड्स उस राइस को चुगने लगते हैं। ये देखकर क्वीन मदर की हालत और खराब हो जाती है। जिन गोल्डन क्रोज से हेवनली बीइंग्स भी डरते हैं, वे मेरे कोर्टयार्ड में मुर्गियों की तरह दाने चुग रहे थे। मैं सबको खाने के लिए कहता हूँ। जेड, एम्परर, क्वीन मदर और सातों प्रिंसेसेस टेबल पर बैठ जाते हैं। क्वीन मदर चॉपस्टिक्स उठाती है लेकिन खुद को बार बार कंट्रोल करती है। वो सोचती है कि वो 4 सीज और 8 डिसोलेशंस की क्वीन मदर है, इसलिए उसे खाने में अपनी डिग्निटी रखनी होगी। वो मन ही मन खुद को समझाती है कि खाना कितना भी टेम्पटिंग हो, उसे ग्रीडी नहीं दिखना है। उसे मेरे सामने अच्छा इंप्रेशन छोड़ना था। वो अपने चेहरे पर मुस्कान रखती है लेकिन आंखें बार बार डिशेस पर जा रही थी। दूसरी तरफ प्रिंसेसेस खुद को रोक नहीं पाती। वे जल्दी जल्दी खाना उठाने लगती है। कोई मीट उठा रही थी, कोई फिश, कोई वेजिटेबल्स और थोड़ी ही देर में टेबल पर कंपटीशन शुरू हो जाता है। क्वीन मदर पहले तो उन्हें रोकने की कोशिश करती है। वो गुस्से में कहती है कि तुम लोग थोड़ा सभ्य तरीके से खाओ। लेकिन अगले ही पल जब वो देखती है कि डिशेस तेजी से खत्म हो रही हैं, तो उसका खुद का कंट्रोल टूटने लगता है। वो भी चॉपस्टिक्स तेज कर देती है और अपनी बेटियों के साथ फूड ग्रैब करने लगती है। एक प्रिंसेस मीट की प्लेट की तरफ हाथ बढ़ाती है, दूसरी उसे रोकती है, तीसरी फिश खींचती है और देखते ही देखते रॉयल फैमिली का पूरा टेबल बैटल
फील्ड बन जाता है। मैं बॉल लेकर खड़ा था और ये सब देखकर थोड़ा कंफ्यूज हो जाता हूँ। मुझे लगता है क्या मेरी बेटियों ने इतने दिनों से ठीक से खाना नहीं खाया? ये लोग तो ऐसे खा रहे थे जैसे कई दिन से भूखे हों। क्वीन मदर भी माउथ भरकर खाना खाती है, फिर अचानक खुद को संभालती है। उसे याद आता है कि उसे डिग्निटी मेंटेन करनी है, लेकिन टेस्ट और एनर्जी इतनी जबरदस्त थी कि वो फिर खुद को रोक नहीं पाती। कुछ ही देर में टेबल लगभग साफ हो जाता है। मैं ये देखकर सोचता हूँ कि लगता है खाना कम पड़ गया, इसलिए मैं कहता हूँ कि रुको, मैं अभी पॉन्ड से कुछ और फिश पकड़ कर लाता हूँ। आज कोई भूखा नहीं रहेगा। लेकिन प्रिंसेसेस तुरंत कहती है कि वे फुल हो चुकी है। क्वीन मदर भी मुस्कुराकर कहती है कि वो भी पेट भरकर खा चुकी है। उनके चेहरे पर सेटिस्फैक्शन साफ दिख रहा था, जैसे उन्हें सिर्फ खाना नहीं, कोई डिवाइन ट्रेजर मिला हो। थोड़ी देर बाद मैं बाहर पानी गर्म करने बैठता हूँ। समय भी काफी हो चुका था, इसलिए मैं सबको पैर धोने के लिए हॉट वाटर तैयार करने लगता हूँ। मेरे लिए ये बस नॉर्मल फुट बाथ था। जेड एम्परर और बाकी लोग कोर्टयार्ड में बैठकर पैर धोने लगते हैं। जैसे ही जेड एम्परर के पैर उस पानी में जाते हैं, उसका चेहरा बदल जाता है। वो तुरंत महसूस करता है कि इस फुट बाथ के पानी में भी ग्रेट दाओ लॉ फ्रैगमेंट्स मौजूद है। वो अंदर से हिल जाता है। अभी तक चाय और खाने में लॉ फ्रैगमेंट्स देखकर वो शॉक था, लेकिन अब पैर धोने वाला पानी भी ट्रेजर निकला। उसके मन में ग्रीड और एक्साइटमेंट दोनों आ जाते हैं। वो सोचता है कि अगर ऐसे फुट वॉश वाटर को भी कल्टिवेट करने में यूज किया जाए तो उसकी स्ट्रेंथ कितनी तेजी से बढ़ सकती है। लेकिन मेरे सामने वो नॉर्मल बने रहने की कोशिश करता है। फिर वो मुझसे फिर से होंगवेंग वर्ल्ड अपग्रेड वाली बात छेड़ता है। वो पूछता है कि अगर जेड एम्परर सच में होंगवेंग वर्ल्ड को हायर लेवल पर ले जाना चाहे तो उसे क्या करना चाहिए। मैं उसे साफ कहता हूँ कि अगर जेड एम्परर खुद ही एक एम्प्टी शेल बन गया है तो वो कुछ भी नहीं कर पाएगा। अगर उसके पास पावर, फेथ और कंट्रोल ही नहीं है तो वर्ल्ड अपग्रेड की बात करना सिर्फ बातों में अच्छा लगता है। जेड एम्परर ये सुनकर चुप हो जाता है। फिर वो अपनी हालत इनडायरेक्टली बताता है। वो कहता है कि वेस्टर्न सेक्ट ने ह्यूमन वर्ल्ड की इंसेंस फेथ को बहुत हद तक अपने कब्जे में ले लिया है। अंडरवर्ल्ड की तरफ भी कई पावरफुल एग्जिस्टेंसेस निगाह लगाए बैठे हैं और हेवनली कोर्ट के अंदर भी कई इंपॉर्टेंट पोजीशंस दूसरी शक्तियों के कंट्रोल में है। वो बताता है कि ह्यूमन वर्ल्ड में डाओइस्ट, इंसेंस भी तैशंग लाओजून जैसे बड़े अस्तित्वों के हाथ में है। ऐसे में जेड एम्परर के पास थ्रोन तो है, लेकिन फेथ और कंट्रोल धीरे धीरे हाथ से निकल चुके हैं। मैं उसकी बात सुनकर कहता हूँ कि फिर जेड एम्परर का खाली शेल बन जाना ऑब्वियस है। अगर रूलर के पास लोगों का ट्रस्ट, फेथ और एक्चुअल अथॉरिटी नहीं बची तो थ्रोन पर बैठे रहने से कुछ नहीं होता। जेड एम्परर मेरी बात सुनकर अंदर से बेचैन हो जाता है, क्योंकि मैं जो भी बोल रहा था वो सीधा उसी की हालत पर लग रहा था। लेकिन वो अपनी आइडेंटिटी छुपाए हुए था, इसलिए बस चुपचाप सुनता रहता है। मैं आगे कहता हूँ कि अगर जेड एम्परर के पास अभी भी हेवनली अथॉरिटी बची है तो उसे इतनी कमजोर सोच नहीं रखनी चाहिए। जो लोग उसकी अथॉरिटी को खा रहे हैं उन्हें छोड़ने का कोई मतलब नहीं। जेड एम्परर थोड़ा हैरान होकर पूछता है कि फिर क्या करना चाहिए। मैं बहुत सीधा जवाब देता हूँ, मारो। मेरी बात सुनते ही जेड एम्परर के चेहरे पर शौक आता है। वो सोचता है कि सेंस और बड़ी शक्तियों के पीछे इतने कॉम्प्लिकेटेड कार्मिक टाइज है। ऐसे लोगों पर हाथ डालना इजी नहीं है। मैं उसे समझाता हूँ कि जब बात हेवनली कोर्ट की अथॉरिटी की हो तो जेड एम्परर को डरकर पीछे नहीं हटना चाहिए। अगर हेवनली कोर्ट की मर्यादा टूट गई तो फिर कोई भी उसके थ्रोन को सीरियस नहीं लेगा। जेड एम्परर मेरी बातों से अंदर ही अंदर मोटिवेट होने लगता है। वो समझ रहा था कि अगर वो सच में कंट्रोल वापस लेना चाहता है तो उसे पहले डर छोड़ना होगा। इसी बीच सातों प्रिंसेसेस भी बातों से कुछ समझ जाती है। वे अपने पिता की मदद करना चाहती थी। उनकी नजर यांग जियान पर जाती है, क्योंकि यांग जियान हेवनली कोर्ट का पावरफुल वॉरियर था और जेड एम्परर का भरोसेमंद आदमी भी। एक प्रिंसेस एक्साइटेड होकर कहती है कि यांग जियान ब्रदर को बुलाते हैं। दूसरी कहती है कि यांग जियान हमेशा सीरियस फेस बनाकर उन्हें डांटता रहता है, इस बार उसे थोड़ा सबक सिखाते हैं। फिर सीन यांग जियान पर जाता है। वो सिल्वर आर्मोर पहने हुए एनिमल फील्ड के पास खड़ा था। उसके आसपास गोड्स और दूसरे जानवर घूम रहे थे। उसे हेवनली कोर्ट जाना था, इसलिए वो जल्दी में था। सातों प्रिंसेसेस उसके सामने आ जाती है। यांग जियान उन्हें देखकर थोड़ा रुकता है और कहता है कि उसे अर्जेंट काम से जेड एम्परर से मिलना है, इसलिए अभी खेलने का टाइम नहीं है। लेकिन प्रिंसेसेस उसे जाने नहीं देती। वे उसके चारों तरफ फॉर्मेशन सेट कर देती है। यांग जियान पहले इसे नॉर्मल प्रैंक समझता है। उसे लगता है कि ये प्रिंसेसेस पहले जैसी ही वीक है, इसलिए वो आसानी से निकल जाएगा। वो अपनी थोड़ी सी पावर यूज करता है, लेकिन फॉर्मेशन हिलता तक नहीं। यांग जियान के चेहरे पर पहली बार सरप्राइज आता है। वो सोचता है कि पहले तो 2 हिस्से पावर से ही उनकी फॉर्मेशन टूट जाती थी, फिर आज ये बैरियर इतना स्ट्रॉन्ग कैसे है। एक
प्रिंसेस मुस्कुराकर उसे चैलेंज करती है कि अगर दम है तो पूरा बल लगाकर बाहर निकलो, वरना हार मान लो। यांग जियान अब सीरियस हो जाता है। वो अपना वेपन पकड़ता है और ज्यादा पावर यूज करता है। ब्लू एनर्जी उसके चारों तरफ फैलती है। फॉर्मेशन के नीचे बड़ा मैजिक सर्कल चमकने लगता है, लेकिन फिर भी बैरियर नहीं टूटता। यांग जियान अब सच में शॉक हो जाता है। उसे याद आता है कि ये सातों प्रिंसेसेस पहले सिर्फ अर्थ इमॉर्टल लेवल के आसपास थी, लेकिन आज उनकी जॉइंट फॉर्मेशन उसकी पावर को रोक रही थी। वो अपनी 9 रेवोल्यूशंस मिस्टिक आर्ट एक्टिवेट करता है। उसके शरीर से गोल्डन ऑरा निकलती है, उसकी थर्ड आई चमकती है और पूरा फील्ड गोल्डन लाइट से भर जाता है। वो पूरी ताकत से फॉर्मेशन तोड़ने की कोशिश करता है, लेकिन सातों प्रिंसेसेस भी पीछे नहीं हटती। वे मिलकर अपनी शक्ति बढ़ाती है। आसमान में बादल गहराते हैं, बिजली चमकती है और फॉर्मेशन की पावर अचानक और मजबूत हो जाती है। इसी पावर फ्लक्चुएशन को दूर बैठे कुछ पावरफुल इमॉर्टल्स भी सेंस कर लेते हैं। वे तुरंत चौंक कर उस दिशा में देखते हैं। यांग जियान की गोल्डन ऑरा बाहर फटती है, लेकिन प्रिंसेसेस की फॉर्मेशन उसे पकड़ लेती है। अगले ही पल उसका पूरा बॉडी गोल्डन लाइट में घिर जाता है। वो खुद भी यकीन नहीं कर पाता कि सातों प्रिंसेसेस उसे सच में दबा रही है। कुछ ही देर बाद यांग जियान एक छोटे सफेद पपी जैसा बन जाता है। उसके माथे पर तीसरी आग का निशान अभी भी था। वो शौक में इधर उधर देखता है, जैसे उसे खुद समझ नहीं आ रहा कि उसके साथ हुआ क्या। प्रिंसेसेस उसे देखकर हंसने लगती है। उनमें से एक मजाक में पूछती है कि अब भी मानोगे नहीं। दूसरी हंसते हुए कहती है कि अब तो यांग जियान ब्रदर सच में छोटा डॉग बन गया। उधर हेवनली कोर्ट में पगोडा बेरिंग हेवनली किंग ली जिंग अपने हाथ में पगोडा लिए खड़ा था। जैसे ही यांग जियान और सातों प्रिंसेसेस की फॉर्मेशन से पावर फ्लक्चुएशन फैलती है, ली जिंग की नजर तुरंत उस डायरेक्शन में चली जाती है। वो हैरान होकर सोचता है कि सातों प्रिंसेसेस की स्ट्रेंथ अचानक इतनी स्ट्रॉन्ग कब हो गई। अभी तक वो उन्हें नॉर्मल प्रिंसेसेस समझता था, लेकिन इस ऑरा ने उसकी सोच बदल दी। ली जिंग ध्यान से सेंस करता है और उसका फेस और सीरियस हो जाता है। उसे पता चलता है कि सातों में से 3 प्रिंसेसेस तो पहले ही द लुओ गोल्डन इमॉर्टल लेवल की कल्टीवेशन तक पहुंच चुकी है। ये समझते ही ली जिंग सच में शॉक हो जाता है, क्योंकि हेवनली कोर्ट में इतने बड़े लेवल तक पहुंचना आसान बात नहीं थी। लेकिन सातों प्रिंसेसेस ने अचानक ऐसी स्ट्रेंथ दिखा दी थी जिसे अब कोई हल्के में नहीं ले सकता था। इसके बाद सीन हेवनली कोर्ट में शिफ्ट होता है। जेड एम्परर को भी खबर मिलती है कि सातों प्रिंसेसेस की स्ट्रेंथ अचानक बहुत ज्यादा बढ़ गई है। वो हैरान होकर सोचता है कि ये सब ग्रैंडफादर के कोर्टयार्ड का असर है। उधर यांग जियान फिर अपने ओरिजिनल फॉर्म में हेवनली कोर्ट पहुंचता है। वो सिल्वर आर्मर में जेड एम्परर के सामने खड़ा होता है, लेकिन उसके चेहरे पर अभी भी कंफ्यूजन था। वो समझ नहीं पा रहा था कि सातों प्रिंसेसेस की पावर इतनी तेजी से कैसे बढ़ी। जेड एम्परर उसे देखकर कहता है कि यांग जियान ने हेवनली कोर्ट के लिए हमेशा कई मुश्किल काम संभाले हैं और कभी उसे निराश नहीं किया। यांग जियान रिस्पेक्ट से पूछता है कि आज उसे किस काम के लिए बुलाया गया है। जेड एम्परर अब सीधे मुद्दे पर आता है। वो उसे जर्नी टू द वेस्ट कैलामिटी के बारे में बताता है। ये वेस्टर्न सेक्ट और हेवनली कोर्ट के बीच जुड़ी हुई बड़ी चाल थी, लेकिन अब जेड एम्परर का इरादा बदल चुका था। वो यांग जियान से कहता है कि जर्नी टू द वेस्ट की उस टीम को खत्म करना होगा। ये सुनकर यांग जियान चौंक जाता है, क्योंकि इस कैलामिटी को पहले खुद हेवनली कोर्ट ने सपोर्ट किया था। अब अचानक इसे रोकने की बात उसे समझ नहीं आती। यांग जियान सोचता है कि जेड एम्परर ऐसा कॉन्फिडेंस लेकर क्यों बोल रहा है। ये फैसला आसान नहीं था। वेस्टर्न सेक्ट इसमें शामिल था और पीछे बड़े बड़े पावर्स का हाथ था। तभी यांग जियान को जेड एम्परर में बदलाव महसूस होता है। वो हैरान होकर पूछता है कि अंकल, क्या आपकी कल्टीवेशन ब्रेक थ्रू हो गई? जेड एम्परर हल्की मुस्कान के साथ उसे देखता है। वो कहता है कि अगर यांग जियान आज की बात मानकर उसके साथ चलता है तो भविष्य में उसे भी ग्रेट दाओ सेंट लेवल की पोजीशन मिल सकती है। यांग जियान ये सुनकर दंग रह जाता है। उसके लिए ग्रेट दाओ सेंट जैसी बात इमेजिनेशन से भी ऊपर थी। वो समझ नहीं पाता कि जेड एम्परर अचानक इतनी बड़ी बात कैसे कर रहा है। जेड एम्परर फिर कहता है कि तुम अपनी सातों सिस्टर्स की पावर देखकर जरूर हैरान हुए होगे। अगर जानना चाहते हो कि उनकी स्ट्रेंथ इतनी तेजी से क्यों बढ़ी तो पास आओ। यांग जियान आगे झुकता है। जेड एम्परर उसके कान में धीरे से मेरे बारे में बताता है। वो बताता है कि उसे एक हिडन सुप्रीम एक्सपर्ट मिला है जिसे अब वो फादर मान चुका है। यांग जियान ये सुनकर शॉक में पीछे हट जाता है। उसके चेहरे पर साफ लिखा था कि जेड एम्परर ने खुद किसी को फादर मान लिया। ये बात उसके लिए मानना आसान नहीं था, लेकिन जेड एम्परर अब शर्मिंदा नहीं था। वो कॉन्फिडेंस के साथ कहता है कि जिस व्यक्ति को उसने फादर माना है वो कोई ऑर्डिनरी मॉर्टल नहीं, बल्कि ऐसा एग्जिस्टेंस है जिसकी समझ और पावर हेवन से भी ऊपर है। तभी ताइबाई
वाई जिंगसिंग आकर रिपोर्ट करता है कि हेवनली कोर्ट के सभी मिनिस्टर्स लिंगजियाओ पैलेस में इकट्ठा हो चुके हैं। जेड एम्परर तुरंत अपना रॉयल एक्सप्रेशन वापस लेता है और दरबार की तरफ बढ़ता है। लिंगजियाओ पैलेस में सभी गॉड्स, इमोर्टल्स और ऑफिशियल्स खड़े थे। जेड एम्परर थ्रोन पर बैठता है। पूरा दरबार उसे प्रणाम करता है और उसके लंबे जीवन की कामना करता है। जेड एम्परर अब सामने देखकर घोषणा करता है कि आज से हेवनली कोर्ट के 365 मेन गॉड्स और बाकी सभी छोटे गॉड्स और इमोर्टल्स की पोजीशंस पर अपॉइंटमेंट वही खुद करेगा। दरबार में हलचल मच जाती है। कई गॉड्स एक दूसरे को देखने लगते हैं। उन्हें समझ नहीं आता कि जेड एम्परर अचानक इतनी बड़ी घोषणा कैसे कर सकता है। कई ऑफिशियल सोचते हैं कि हेवनली कोर्ट की डिवाइन पोजीशंस तो फेंक्शन लिस्ट से बंधी हुई है। कोई भी पोजीशन ऐसे अपनी मर्जी से बदलना आसान नहीं था। तभी फायर वर्चू स्टार लॉर्ड आगे आता है। वो रिस्पेक्ट दिखाते हुए भी जेड एम्परर के फैसले पर सवाल उठाता है। वो कहता है कि हेवनली कोर्ट के गॉड्स फेंक्शन लिस्ट से नियुक्त होते हैं, इसलिए जेड एम्परर का ये कदम उचित नहीं है। जेड एम्परर शांत चेहरे से उसे सुनता है, फिर पूछता है कि तो क्या अब एम्परर को भी अपनी ही हेवनली कोर्ट में फैसले लेने का अधिकार नहीं है। फायर वर्चू स्टार लॉर्ड फिर भी पीछे नहीं हटता। वो कहता है कि अगर इस तरह पोजीशंस बदली गई तो ये हेवनली ऑर्डर के खिलाफ होगा। ये सुनते ही यांग जियान आगे बढ़ता है। उसकी आंखें ठंडी हो जाती है। वो अपना वेपन उठाता है और बिना ज्यादा बहस किए फायर वर्चू स्टार लॉर्ड पर हमला कर देता है। पूरा दरबार सन्न रह जाता है। अभी तक जो लोग सोच रहे थे कि जेड एम्परर सिर्फ बात कर रहा है, उन्हें समझ आ जाता है कि आज का दरबार पहले जैसा नहीं है। लेकिन एक और ऑफिशियल आगे आकर जेड एम्परर पर सवाल उठाता है। वो कहता है कि अगर जेड एम्परर इस तरह सबको मारने लगेगा तो क्या वो मॉर्टल वर्ल्ड के वायलेंट रूलर जैसा नहीं बन जाएगा। वो ऑफिशियल गुस्से में कहता है कि अगर सभी मिनिस्टर्स को मार दिया गया तो हेवनली कोर्ट को चलाएगा कौन। वो जेड एम्परर को डराने की कोशिश करता है कि ऐसा करने से लोग उसकी बदनामी करेंगे। जेड एम्परर उसे शांत चेहरे से देखता है और बिना भाव बदले कहता है कि इसे भी खत्म कर दो। ऑफिशियल का चेहरा तुरंत सफेद पड़ जाता है। अभी जो आदमी बड़े कॉन्फिडेंस से बोल रहा था वो उसी पल घुटनों पर गिर जाता है। वो डरते हुए कहता है कि उसने गलती कर दी। अभी जो कहा वो बस गुस्से में कह दिया था। वो जेड एम्परर से माफी मांगता है और अपनी जान बचाने की विनती करता है, लेकिन जेड एम्परर का चेहरा नहीं बदलता। वो ठंडे स्वर में कहता है सबको खत्म करो। यांग जियान फिर आगे बढ़ता है। उसके वेपन से डार्क स्लैशेस निकलती है और विरोध करने वाले ऑफिशियल्स को वही दबा दिया जाता है। बाकी गॉड्स ये सब देखकर डर के मारे पीछे हट जाते हैं। पूरा लिंगजियाओ पैलेस चुप हो जाता है। अब किसी की हिम्मत नहीं थी कि जेड एम्परर के सामने एक शब्द भी बोले। जेड एम्परर थ्रोन पर बैठकर पूछता है कि अब किसी को कोई आपत्ति है। दरबार में मौजूद सभी गॉड्स और इमोर्टल्स तुरंत झुक जाते हैं। वे एक साथ कहते हैं कि वे जेड एम्परर का आदेश मानते हैं। जेड एम्परर के चेहरे पर हल्की मुस्कान आ जाती है। उसे समझ आ जाता है कि आज उसने हेवनली कोर्ट पर अपना कंट्रोल वापस लेना शुरू कर दिया है। फिर वो थ्रोन से उठता है और यांग जियान की तरफ देखता है। वो कहता है कि बाकी बातें बाद में होंगी, अभी यांग जियान उसके साथ चले। यांग जियान रिस्पेक्टफुल तरीके से सिर झुकाता है। जेड एम्परर मुस्कुराकर कहता है कि अब वो उसे उसके ग्रैंडफादर से मिलाने ले जाएगा।